हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया को आज की इस क्लास में हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, हर एक टॉपिक को कवर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, 100% गारंटी लेता हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन पेन और कॉपी को साथ में लेकर बैठिए जिससे कि आप उसे नोट करते चलिए। यदि आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पेन और कॉपी के साथ इस क्लास को आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारा क्लास 10 विज्ञान अध्याय 1 है। अध्याय 1 का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95 को टारगेट करते हैं तो आप बहुत आसानी से पा सकते हैं, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं वन शॉट से। हमारे पूरा अध्याय एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। देखिए, हम सीखेंगे रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, अपक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। अपक्रिया का मतलब क्या होता है? रिएक्शन। तो रासायनिक अपक्रिया वही पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा, रासायनिक अपक्रिया वही पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। यहाँ जैसे क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ। यहाँ तो मैंने दो पदार्थ ले लिया है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ले लिया है। ठीक, ये दोनों पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ एक कार्बन था और यहाँ ऑक्सीजन था। दोनों क्या थे? अलग अलग पदार्थ थे, अलग अलग तत्व थे। इन दोनों को मैंने आपस में मिलाया, एक नया पदार्थ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से यहाँ मैंने सल्फर लिया और ऑक्सीजन लिया। सल्फर और ऑक्सीजन का मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से यहाँ मैंने सोडियम और यहाँ देखिए H2O है। क्या है? H2O है। देखिए H यहाँ कितनी बार है? 2 बार है। तो हम H2O है तो हम H2O को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है, इसके लिए हम एक बेसिक और क्लास लेंगे जो आपको रिएक्शन समझने में और आसानी हो जाएगी। जो यहाँ देखिए, इसमें ऑक्सीजन में देखिए 2 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसके साथ ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ा होता है, इस प्रकार से जो होता है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, आप इसे क्लास 9th में पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े तो आप कमेंट करके बताइए, इस टॉपिक को, इस डाउट को हम आपका क्लियर कर देंगे। अन्यथा आपको क्लास 11th और क्लास 12th में समझ में नहीं आएगा साइंस। ठीक, तो यहाँ देखिए इस प्रकार से जुड़ा होता है, बॉन्डिंग के साथ इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो यहाँ HOH को इस प्रकार से लिखा होता है। यहाँ से सोडियम, क्या है? यहाँ से सोडियम और यहाँ से OH मिल करके बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए क्या है? हाइड्रोजन गैस है। जो गैस होता है हमेशा H2 के रूप में होता है। जैसे यहाँ N2, N एक प्रकार की हमारे नाइट्रोजन गैस है, जो N होगा हमेशा N2 के रूप में होगा। हाइड्रोजन एक प्रकार की हमारी गैस है तो H2 के रूप में। जितनी गैसें होती है, कैलोरीन हमारी गैस होती है Cl2 के रूप में होगा, मतलब 2 के रूप में होता है। जो हमारी गैसें होती हैं उसमें यहाँ 2 होता है। ठीक, इससे आपको समझना चाहिए, इसे याद रखना चाहिए, आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो हम समझते हैं यहाँ सोडियम, देखिए यहाँ से सोडियम और यहाँ से OH मिलकर के बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ आपका बचा एक H। ठीक, तो यहाँ मैंने लिख दिया H2, क्योंकि जो गैस होता है हमारा H2 के रूप में होता है। तो यदि आप इस समीकरण को बैलेंस कराना चाहते हैं तो हम आपको आगे सिखाएंगे। इसी क्लास में हम आपको आगे सिखाएंगे किस प्रकार से फिर रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 3 हाइड्रोजन है। यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इस साइड 2 हाइड्रोजन है और इस साइड 3 हाइड्रोजन। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कैसे बराबर होगा, आगे इस क्लास में हम कवर करेंगे।
तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए, और किसी भी रासायनिक अपक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं जा सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर दें तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान समझिए, जैसे कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से हम चाहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर दें तो पॉसिबल नहीं है, यही यहाँ लिखा गया है। ठीक, और किसी भी रासायनिक अपक्रिया को, जैसे कि यहाँ मैंने अभी कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हम सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से इस प्रकार से, कार्बन डाइऑक्साइड से इस प्रकार से हम कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर दें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, देखिए, चाहे हम इसका वाष्पीकरण करें, चाहे इसका ऊर्ध्वपतन करें, चाहे इसका आसवन करें, हम कुछ भी करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, रासायनिक अपक्रिया के समय होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अपक्रिया के समय होने वाले परिवर्तन, जैसे कि यहाँ हमारा कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, तो इसमें जब रिएक्शन होता है तो इस रासायनिक समीकरण में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो इसका अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन। चलिए हम यहाँ आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, H2O गैस था, तो यहाँ देखिए इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, यहाँ से OH हट गया, यहाँ से OH हटा, इसके साथ जुड़ा, तो यहाँ से बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अवस्था में परिवर्तन मतलब इसका स्थान बदल गया, तो मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन, यहाँ रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, यहाँ से गैस मुक्त हो सकती है। आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम समझेंगे, जैसे हमारा अभिकारक क्या होता है। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कार्बन और ऑक्सीजन से मैंने रिएक्शन कराया था, हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो यहाँ हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो कार्बन और ऑक्सीजन है हमारा अभिकारक है। और जो यहाँ हमारा तैयार होता है, जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन लिया, ये हमारा क्या, वही पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे रासायनिक अपक्रिया में क्या भाग ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। क्या ले रहा है भाग, कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, और जो वही पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया से होता है। यहाँ देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन का मैंने रिएक्शन कराया, रासायनिक अपक्रिया कराया, तो निर्माण किसको हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ठीक, तो हम समझते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। कोई पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में, जैसे कि हमारे रासायनिक अपक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। और जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हमारा उत्पाद हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम आगे समझेंगे। हम समझेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हम समझेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। हम समझते हैं कि आपके अंदर जो डाउट था वो सारा कुछ खत्म हो गया होगा। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। देखिए, रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है इसे हम रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, हम रासायनिक समीकरण द्वारा इसे हम निरूपित कर दिए। ठीक, ये हमारी प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। ठीक, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, ये आपका इस साइड का जो भाग जो हमारा एरो है, एरो के इस साइड का भाग जो है हमारा क्या है, अभिकारक है। ठीक, और उत्पादों, इस साइड का भाग जो है उत्पाद है। उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों, सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सोडियम का प्रतीक है, यानी जो है सोडियम का प्रतीक है। H2O जो है हमारा जल का प्रतीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रतीक NaOH होता है। हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस का जो प्रतीक होता है H2 होता है। ठीक, तो इसके प्रतीक, इसके सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, जो हमारा यस है, यस का मतलब होता है सॉलिड यानी कि ठोस, एल का मतलब होता है लिक्विड यानी कि द्रव, जी का मतलब होता है गैस यानी कि गैस, एक्यू का मतलब होता है एक्वस यानी कि जलीय विलयन। ठीक, यस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड, जी का मतलब होता है गैस, एक्यू का मतलब होता है जलीय विलयन यानी कि एक्वस। ठीक, तो हम समझते हैं कि यहाँ तक आपका हर एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो हम देख लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखिए H2O है, तो यहाँ से H2O को हम OH लिख सकते हैं। यहाँ से OH मिलकर के यहाँ से सोडियम से रिएक्शन कराया, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से आपका बचा है
एच हमारी एक प्रकार की गैस है, तो जो गैस होती है हमेशा 2 के रूप में होती है, तो इस प्रकार से H2 लिख दिया गया है। तो इस रासायनिक समीकरण को हम आगे बैलेंस करके आपको दिखा देंगे। अब हम समझेंगे कंकालिक रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या कंकालिक रासायनिक समीकरण, स्क्रिटिकल, क्या स्क्रिटिकल केमिकल इक्वेशन, ठीक। कंकालिक रासायनिक समीकरण स्क्रिटिकल केमिकल इक्वेशन, स्क्रिटिकल केमिकल इक्वेशन वो रासायनिक अपक्रिया जिनमें तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया है, बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम तो इक्वल है, मैग्नीशियम तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो नॉट इक्वल है। क्या ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है मतलब बराबर नहीं है। तो वही समान नहीं होता है, अर्थात दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, अर्थात द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, क्योंकि इस साइड 2 ऑक्सीजन, इस साइड 1 ऑक्सीजन, इसका द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। ऐसे समीकरण को कंकालिक रासायनिक समीकरण यानी स्क्रिटिकल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यह संतुलित नहीं होता है। क्या है, यह संतुलित नहीं। तो जो इस प्रकार की रासायनिक समीकरण होते हैं संतुलित नहीं होता है। आगे देखिए, अब हम यहाँ सीखेंगे किस प्रकार से आप जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। चुटकियों में किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। देखिए हमारा पहला समीकरण है बेरियम क्लोराइड से हम रिएक्शन कराए, मतलब BaCl2 का रिएक्शन H2SO4 हुआ, तो यहाँ बेरियम सल्फेट बन गया और बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिर्फ यहाँ हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो संतुलित करने के लिए यहाँ देखिए बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। यहाँ देखिए ये Ba है। क्या है, Ba मतलब बेरियम। बेरियम कितना है, बेरियम 1 है, तो आपको लिख देना इस प्रकार से एक बेरियम है। यहाँ देखिए कैलोरीन, कैलोरीन का सिंबल Cl होता है, तो यहाँ आपका Cl कितना है 2 है, 2 बार है, तो इस प्रकार से आपको 2 बार लिख देना। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। बहुत ही आसान ट्रिक दूंगा, यहाँ आपको इस प्रकार से लगाना है। प्लस यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन इस प्रकार से 2 लिख देना है। सल्फर कितना है, सल्फर का यस होता है, सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है। इस प्रकार से आपको 4 लिख देना है। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। इस प्रकार से आपको एरो का चिन्ह लगा देना है। यहाँ देखिए बेरियम कितना है, तो बेरियम यहाँ 1 है, तो यहाँ बेरियम आपको लिख देना है 1। यहाँ सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है। इस प्रकार से आपको 4 लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है। और कैलोरीन कितना है, कैलोरीन 1 है। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक, तो हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान से समझिए, इतना आपको समझ में आया है तो इसके आगे आपको स्वाभाविक है समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ बेरियम कितना है, बेरियम 1 है, तो जो हमारा तीर है इस तीर के साइड देखिए बेरियम कितना है 1 है, तो बेरियम तो बराबर है। ठीक, तो बेरियम को आपको बराबर नहीं करना है। यहाँ देखिए कैलोरीन 2 है, यहाँ देखिए कैलोरीन 2 है, तो यहाँ देखिए कैलोरीन 1 है, तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको ऊपर से यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे जब इसके अंदर आप, तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हमारा 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हम 2 से हम 1 में गुणा करें तो हमारा 2 आएगा, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, हम 2 से हम 1 में गुणा करें तो हमारा 2 कैलोरीन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कैलोरीन 2 बार था, यहाँ भी कैलोरीन 2 हो गया। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ कैलोरीन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया है। ठीक, अब इसमें देखिए हाइड्रोजन इस साइड 2 है और इस साइड भी हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन, मतलब सारा कुछ बैलेंस हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए बेरियम कितना है, बेरियम 1 है, तो इस साइड भी बेरियम 1 है। देखिए कैलोरीन 2 है, तो यहाँ इस साइड भी कैलोरीन 2 हो गया है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया है। और सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया है। और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 हो गया। तो आपका रासायनिक समीकरण बैलेंस हुआ। बैलेंस कैसे हुआ, यहाँ देखिए मैंने 2 लिखा है इसके आगे, तो यहाँ आपको 2 लगा देना है। इस प्रकार से आपका पूरा समीकरण जो है इक्वेशन बैलेंस हो गया है। इस प्रकार से मैंने यहाँ भी देखिए सोडियम का मैंने आपसे सोडियम और उसके बाद यहाँ मैंने जल का रिएक्शन कराया था, तो यहाँ बन गया था आपका सोडियम के बन गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। इस प्रकार से आपको भी एक इक्वेशन मिला था और यहाँ H2O गैस मुक्त हो रही थी। ठीक, इस प्रकार इससे आप कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है 1 है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है,
और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है, सॉरी यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है ना, तो यहाँ इसे सही करेंगे। यहाँ आपका हाइड्रोजन 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद कर देना। देखिए आगे के स्टेप को, फंडा को समझते हैं। यहाँ आपका प्लस का चिन्ह इस प्रकार से लगा देना है, यहाँ है प्लस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ सोडियम कितना है 1 है, इस साइड भी सोडियम 1 है, और यहाँ देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल इस साइड 3 हाइड्रोजन है, इस साइड कितने हाइड्रोजन है, टोटल 2 हाइड्रोजन है। क्या है, टोटल 2 हाइड्रोजन है। तो हमें दोनों साइड बराबर करना है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ हम 2 से जब 2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 हाइड्रोजन आ जाएगा और 2 ऑक्सीजन। अब 4 हाइड्रोजन आया, तो यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है इसमें, तो यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। यदि हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ जो हमारा सोडियम है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन 2 है और इसमें भी ऑक्सीजन 2 है। अब सारा कुछ बैलेंस हो गया। ध्यान समझिए एक बार, देखिए यहाँ देखिए क्या है, सोडियम कितना है, सोडियम 1 है, और यहाँ देखिए H2O था, H2 मतलब H2 था और ऑक्सीजन 1 था, तो यहाँ हमारे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया था, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। इसी प्रकार से आपका एरो का चिन्ह लगा, और उसके बाद यहाँ देखिए सोडियम है, क्या है, यहाँ आपका सोडियम है, सोडियम 1 बार है, सोडियम 1 बार लिखा, ऑक्सीजन 1 बार है 1 बार लिखा, और हाइड्रोजन 1 बार है 1 बार लिखा। ठीक, अब यहाँ मैंने इसमें देखिए, तो हमें यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन, इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन, इस साइड यहाँ 1 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 3 हाइड्रोजन होता है, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 ऑक्सीजन और 2 सोडियम। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। तो सोडियम में यहाँ देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है, इस साइड मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ आपका सोडियम 2 हो गया है, तो इस साइड सोडियम 1 है, तो यहाँ आपको 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ जब आप 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, अब सारा कुछ बैलेंस हो, देख सकते हैं 2 सोडियम है, इस साइड भी 2 सोडियम हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन इसमें है, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई हुए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन इसमें है। ठीक, तो अब सारा कुछ बैलेंस हो गए। इसके आगे और अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसके आगे और हम देखते हैं। यहाँ देखिए इस इक्वेशन को समझते हैं, इस इक्वेशन को समझने के बाद और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखिए सोडियम है, क्या है, यहाँ सोडियम 1 है, और ऑक्सीजन जो है 1 है, हाइड्रोजन जो है 1 है। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद करना है, यहाँ लगाना है प्लस, और उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर कितना है 1 है, और ऑक्सीजन जो है 4 है। ठीक, इस प्रकार से आपको लगा देना है एरो। यहाँ क्या है, सोडियम कितना है, सोडियम 2 है, और उसके बाद सल्फर कितना है 1 है, और ऑक्सीजन जो है 4 है। यहाँ क्या है, H2O है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन जो है 1 है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देखिए सोडियम कितना है 2 है, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा 2 से जब हम 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 सोडियम, 2 से 1 में गुणा कराएंगे यहाँ 2 है ऑक्सीजन, 2 से इसमें यहाँ है ऑक्सीजन में गुणा, हाँ हाइड्रोजन में गुणा कराएंगे हमारा 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, तो 2 2 सब हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 सोडियम, इस साइड भी 2 सोडियम। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो इस साइड देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 है, और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान समझिए, यहाँ 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन बराबर है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन जो है हम 2 से इसमें कराएंगे तो हमारा 4 हाइड्रोजन, और 2 से यहाँ 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन है। तो देखिए अभी ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन के इक्वल हो गया, यहाँ देखिए बराबर हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है। इस साइड यहाँ 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। यहाँ देखिए सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, इस साइड भी सल्फर 1 है, सल्फर भी बराबर है, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4। तो यहाँ 2 लिखने से, यहाँ और यहाँ 2 लिखने से आपका जो रासायनिक समीकरण है बैलेंस हो गया। ठीक, तो हम समझते हैं कि ये आपको बैलेंस जो मैंने
ट्रिक दे रहा हूँ आपको, बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारा तीसरा रासायनिक समीकरण है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है और नंबर ऑफ सोडियम कितना है 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 3 है। इस प्रकार से हम इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, यहाँ लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम 1 है और यहाँ देखिए OH का होल ट्वाइस है, क्या OH का होल ट्वाइस है। तो यहाँ OH का होल ट्वाइस मतलब यहाँ 1 है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन 2 आ जाएगा और यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद करना है और यहाँ आपको लगाना है इस प्रकार से एरो का चिन्ह। ठीक, यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितना है, कैल्शियम आपका 1 है। यहाँ देखिए NO3 का होल ट्वाइस है, क्या है NO3 का होल ट्वाइस है। तो यहाँ आपका आ जाएगा N, देखिए इसके यहाँ 1 माना जाए तो 1 से हम 2 में गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा और यहाँ O3 है तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में तो हम ऑक्सीजन 6 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम समझते हैं कितना आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आपका कैल्शियम आ गया, कैल्शियम 1 और सोडियम 2 और ऑक्सीजन 6। इस प्रकार से हम लगाएंगे प्लस, यहाँ हमारा हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन जो है 1 है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन है और इस साइड कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। तो हमें हाइड्रोजन को इक्वल करना होगा। जब यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 2 हाइड्रोजन और 2 सोडियम और 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ सोडियम देखिए 2 है, इस साइड भी सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 6 है, इस साइड भी ऑक्सीजन 6 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितना है 2 है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ये जो 6 ऑक्सीजन था ये इसके इक्वल था। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमें 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन इसके इक्वल हो गए, ध्यान समझिएगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सॉरी यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ देखिए कितना है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है और इस साइड हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ मल्टीप्लाई मैंने 2 से कराया तो यहाँ 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की इक्वल हुआ, ध्यान समझिएगा। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। 2 को हम ऐड करेंगे, जोड़ें तो हमारा 4 हाइड्रोजन की इक्वल हो जाएगा। ठीक, इस तीर के साइड, इस साइड और इस साइड का भाग बराबर होना चाहिए। जो आपका इस साइड का भाग है और इस साइड का भाग है दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सोडियम 2 है, इस साइड भी सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो इस साइड भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, टोटल हाइड्रोजन 4 है। इस प्रकार से आपका तीसरा समीकरण जो हुआ संतुलित हुआ। इस प्रकार से यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ नंबर ऑफ कैलोरीन देखेंगे, नंबर ऑफ कैलोरीन जो है 2 है। ठीक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ कैलोरीन 2 है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ आपका हाइड्रोजन कितना है 1 है और कैलोरीन जो है 1 है। ठीक, इस साइड देखिए हाइड्रोजन 2 है, कैलोरीन 2 है, यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम हाइड्रोजन 2 और कैलोरीन 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 और कैलोरीन 2 कैलोरीन, ठीक, कैलोरीन 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका हाइड्रोजन और कैलोरीन जो है दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका चौथा रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। अब यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया। तो चलिए हम इसके सिर्फ हम संतुलित करेंगे, उसके बाद हम इसके आगे के फंडा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, वहाँ किस प्रकार से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, कैसे इसे पढ़ा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे किसी फार्मूला को जैसे कैसे से ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ लिया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, हम इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम जो है 1 है, क्या है कैल्शियम 1 है, यहाँ वो इसका होल ट्वाइस है, यहाँ मतलब ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है,
ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 है। ठीक, तो यहाँ इस प्रकार से आपको ब्रैकेट को बंद करना है। यहाँ कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। इस प्रकार से यहाँ देखिए कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है 1 है और ऑक्सीजन देखिए कितना है 2 है। इस प्रकार से आपको एरो का चिन्ह लगाना है। यहाँ आपका हो जाएगा कैल्शियम, यहाँ देखिए कैल्शियम कितना है 1 है और कार्बन जो है 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपको ये ध्यान से देखना है। अब इसमें आपको सारा कुछ बैलेंस करना है। यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ देखिए बीच में प्लस का मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने 4 हैं इस साइड। ठीक, यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक, और यहाँ देख सकते हैं कार्बन 1 है, कार्बन 1 है और उसके बाद यहाँ देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, सारा कुछ बराबर हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ 2 2, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो गया। सारा कुछ पहले से, ये जो समीकरण है पहले से ही बैलेंस है, पहले से ही संतुलित है, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। दोस्त सारे जहाँ फैला दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुल शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को पूरे यूट्यूब पर फैला दीजिए, अपने सारे मित्र तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके। अब हम समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण? क्या है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हम समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है, जैसे कि यहाँ मैंने कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2, सारा कुछ बराबर होता है। ठीक, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैंने अभी सारे रासायनिक समीकरण में सारा कुछ बराबर किया है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सारा कुछ बराबर है, तो क्या है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, पहले से संतुलित रासायनिक समीकरण था। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा अभिकारक जो इस साइड भाग होता है, जो इस साइड आपका भाग होता है ये आपका अभिकारक होता है। ठीक, और जो इस साइड का भाग होता है ये आपका उत्पाद होता है। ठीक, इसके द्वारा अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं और अणुओं की वास्तविक संख्या तथा अपेक्षित मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक संख्या मतलब जैसे यहाँ कितने कैल्शियम है, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, दोनों साइड आप ज्ञात कर सकते हैं। इसकी अपेक्षित संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अपेक्षित मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम समझेंगे रासायनिक अपक्रिया जो होती है कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अपक्रिया टोटल 5 प्रकार के होते हैं, तो 1 बाय 1 करके हम इन 5 प्रकार को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या और एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब घटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हमारा होता है विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अपचयन और उपचयन और अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, इस टोटल 5 प्रकार को आज की इस क्लास में इन सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये 5 प्रकार है इसमें
जो रासायनिक अपक्रिया जो होती है 5 प्रकार की, 5 प्रकार को हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक, यहाँ पांचवा हमारा क्या है, उपचयन और अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया क्या होता है। संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन क्या होता है। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन वो अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया क्या होता है, वही अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ 2 पदार्थ मिले, एक कार्बन मिल रहा है, दूसरा आपका ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ जल मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक, इस प्रकार से ये दोनों आपस में मिले तो क्या बनाया, एक नया पदार्थ बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से यहाँ का सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। ठीक, इस प्रकार से आप समझते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इस सेकेंड को समझने से पहले आप घटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने से पहले हम 3 टॉपिक को समझेंगे 1 बाय 1 करके। पहले हम समझेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, उसके बाद उत्क्रमणीय अपक्रिया, उसके बाद हम समझेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया। इन 3 चीज को समझने के बाद हम सेकंड पर आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं। क्या है, वो अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि इसकी जो देखिए एरो का चिन्ह एक ही साइड में है, क्या है, एक ही साइड में है, तो क्या हो जाएगा, हमारा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाएगा। ठीक, अब देखिए हम समझेंगे इसके आगे जो इसका दूसरा भाग, उसे हम समझने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम समझेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, वो रासायनिक अपक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। जैसे कि इसका चिन्ह देख सकते हैं, इस प्रकार से है, ये दोनों दिशा में चल रही है। ठीक, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। ये उत्क्रमणीय अपक्रिया का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। ठीक, ये दोनों दिशा में चल रही है। ठीक, और ये देखिए एक दिशा में चल रही है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। ठीक, तो यहाँ आगे देखिए दो विस्थापन अपक्रिया, देखिए दो विस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, जिन अपक्रियाओं में यौगिकों के आयनों, क्या यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदली बदली होती है, जिन अपक्रिया में यौगिकों, ये आपका एक प्रकार का यौगिक है, कंपाउंड है, क्या है, एक प्रकार का ये आपका क्या है, यौगिक है, ये सारे क्या है, यौगिक हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड है, क्या है, यौगिक हैं, सारे कंपाउंड हैं। ठीक, जिन अपक्रिया में यौगिकों के आयनों, आयन जैसे कि हमारा यहाँ NaCl जैसे लिखा गया है, तो Na प्लस आयन है और Cl जो है माइनस आयन है। Na धातु होता है, जो Cl होता है अधातु होता है। ठीक, इसमें Na एक आयन है और Cl एक आयन है। ठीक, तो जिन अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदली बदली होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ देखिए Ag प्लस आयन है, Ag क्या है, हमारा धातु है, और NO3 क्या हमारा अधातु है। ठीक, तो यहाँ देखिए जो हमारा यह NO3 है, एक कैलोरीन, देखिए इसके साथ रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, इस सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। जो Ag है, और Ag जो हमारा इसके साथ रिएक्शन, Ag हमारा इसके साथ रिएक्शन करेगा कैलोरीन के साथ, तो यहाँ बन जाएगा AgCl। यहाँ से देखिए NO3 सोडियम से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ बनाएगा NO3, क्या है, NaNO3 बनाएगा, ये यहाँ NaCl नहीं बनेगा, यहाँ NaNO3 बनेगा। ठीक, यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से जो बेरियम है, आगे वाला जो आयन है, ये आयन पीछे से मिलेगा, तो यहाँ बनाएगा बेरियम मिलेगा, किससे, यहाँ बनेगा SO4 थे, तो यहाँ SO4 बेरियम, SO4 मिल करके बनाएगा बेरियम सल्फेट। और यहाँ से देखिए आपका बचा हुआ है कैलोरीन, यहाँ कैलोरीन सोडियम से मिलकर बना ले सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक,
इस प्रकार से आप सेकंड को समझिए। अब सेकंड पर हम आते हैं। सेकंड हमारा है अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अपघटन अपक्रिया वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अपक्रिया कहलाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, मैंने अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बताया जो एक ही दिशा में चलती है वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। जैसे इसका चिन्ह देख सकते हैं। और जो दोनों दिशा में चलती है इस प्रकार से वो क्या होता है, हमारी उत्क्रमणीय अपक्रिया। वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 2KClO3 है, ये दो अणुओं में विभाजित हो गया। 2KCl और ऑक्सीजन टूटकर अलग हो गया, दो अणुओं में विभाजित हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपघटन अपक्रिया कहलाएगा। ठीक, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया सामान्यतः ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है। जो हमारी अपक्रिया होती है कब संपन्न होती है, हम इसे ऊष्मा दें या हम इसे विद्युत दें, दोनों में से हमें कुछ देना पड़े तो अपक्रिया संपन्न होती है। ठीक, ऊष्मा के प्रभाव में अपघटन अपक्रिया को ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि यदि हमारी जो रासायनिक अपक्रिया है यदि ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे या ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहेंगे। ठीक, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, और यदि तथा विद्युत के प्रभाव में अपघटन अपक्रिया को वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन अपक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। ठीक, जब वैद्युत के प्रभाव में संपन्न हो तो वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहेंगे, जब विद्युत के प्रभाव में संपन्न होगा वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको अपघटन अपक्रिया समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे वियोजन अपक्रिया क्या है। हाँ, वियोजन देखिए, हाँ मैं अपघटन अपक्रिया में अपघटन या वियोजन अपक्रिया, अपघटन और वियोजन अपक्रिया एक ही प्रकार की होती है। जो अपघटन अपक्रिया होती है ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के साथ होता है और जो वियोजन अपक्रिया होती है ये उत्क्रमणीय अपक्रिया के साथ होता है। तो हम समझते हैं वियोजन अपक्रिया को। यहाँ देखिए वियोजन अपक्रिया है वह उत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब जो दोनों दिशा में चले, तीर इस प्रकार से होता है। ठीक, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाए। जैसे कि यहाँ देखिए CaCO3 है, यहाँ से तोड़कर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जा रहे हैं। और जो हमारा रिएक्शन होता है क्या होता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है। ठीक, जो हमारी अपक्रिया होती है उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, तो वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। स्पष्ट है कि अपघटन और वियोजन अपक्रिया एक समान है, केवल अंतर यह है कि अपघटन अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है जबकि वियोजन अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। ठीक, जो हमारी अपघटन अपक्रिया होती है ये क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। जो वियोजन अपक्रिया होती है उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। ठीक, यदि वियोजन ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है, यदि वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है तो उसे उसमें वियोजन या उसमें वियोजन अपक्रिया कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यदि वियोजन अपक्रिया विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है इसे वैद्युत वियोजन या वैद्युत वियोजन अपक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम समझते हैं कि यहाँ तक आपको सारे टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा देखिए विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रासायनिक अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा, वो रासायनिक अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट है, यहाँ Fe है। ठीक, Fe जो है अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, तो जो है यहाँ आएगा सल्फेट के साथ इस कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को यहाँ से हटा करके यहाँ स्वयं आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा FeSO4 और यहाँ से
ये इसको हटा दिया है, मतलब इसको कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया है। जो अलग कर देता है, जैसे कि यहाँ ये अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, ये जो हमारा एक विस्थापन अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, जिसमें निर्मुक्त होती है, जैसे कि निर्मुक्त मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, हम कह सकते हैं निर्मुक्त होती है। यहाँ देखिए, इसमें 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक, निर्मुक्त हो रही है, उत्पन्न हो रही है। निर्मुक्त, मुक्त मतलब खत्म हो जाती है और निर्मुक्त मतलब उत्पन्न होती है। ठीक, अब इसके आगे देखिए, यहाँ हम समझेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, इसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि Na2 का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो इसमें 42 किलो कैलोरी उसमें क्या होगी, अवशोषित होगी। ठीक, यहाँ देखिए पांचवा हमारा क्या है, उपचयन या अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, उपचयन अपक्रिया क्या होती है, अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन या अपचयन कहलाता है। ठीक, अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन या अपचयन कहलाता है। ठीक है, कहलाती है। ठीक, जैसे कि यहाँ इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, क्या कहलाता है, अपचयन। जैसे कि यहाँ कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो इसमें देखिए कॉपर में किसकी वृद्धि हुई, यहाँ कॉपर में किसका वृद्धि होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया कॉपर में, इसमें ऑक्सीजन क्या हुई, वृद्धि हुई, तो हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन अपक्रिया कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे देखिए अपचयन अपक्रिया, अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन या अपचयन या अपचयन अपक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो यहाँ कॉपर में जो है ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब कमी हुई। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या बन जाता है, किसी पदार्थ में कमी। अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी किसमें हुई, कॉपर में कमी हुई, तो जब कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन या अपचयन अपक्रिया कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ क्या हुई, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ कॉपर में क्या हुई, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो क्या हुआ, तो हमारा उपचयन अपक्रिया कहलाया। ठीक, इस प्रकार से हम समझेंगे रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या है, जिसमें उपचयन, यहाँ ऑक्सीकरण को हटा करके यहाँ उपचयन लिख दीजिए, क्या है, उपचयन, है उपचयन। ठीक, मैंने उपचयन आपको अभी पढ़ाया, उपचयन। ठीक, इस चीज को, वह रासायनिक क्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रिया एक साथ और एक ही समय पर होती है, ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। ठीक, ऑक्सीकरण अपचयन, यहाँ आप क्या है, ऑक्सीकरण के स्थान पर आप लिख सकते हैं उपचयन और अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक, यहाँ उपचयन आपको लिख देना है। ठीक, उपचयन। अब जैसे देखिए कि यहाँ जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को मैंने जब इससे रिएक्शन कराया कार्बन से तो यहाँ बन गया, क्या हमारा बन गया जिंक, और जिंक से मतलब हमारा जिंक ऑक्साइड से हमारा ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, तो यहाँ से जब मैंने जिंक ऑक्साइड से यहाँ, तो हमारा जिंक में ऑक्सीजन की कमी हुई, क्या हुई, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ देखिए जब मैंने यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई ही, जब इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो अपचयन। तो यहाँ से ऑक्सीजन की कमी, तो यहाँ क्या हो गया, अपचयन हो गया। और लेकिन यहाँ देखिए से यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसमें कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो यहाँ क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो इसमें अपचयन अपक्रिया हो रही है और उपचयन अपक्रिया दोनों हो रही है। ध्यान समझिएगा, यहाँ ZNO है, ZNO को मैंने कार्बन से रिएक्शन कराया तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। जब ऑक्सीजन हट जाता है तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा क्या होता है, अपचयन होता है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई मतलब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, हमारा उपचयन हो गया। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक, यहाँ अब चैप्टर जो है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस सारा टॉपिक कवर हो चुका है, तो हम समझते हैं कि क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आज की इस क्लास में इतना ही। तो हम समझते हैं कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
तो आप अगला टॉपिक जो है, यदि आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके इस पीडीएफ की जो प्राइस है 499 रुपये है पूरे साल भर के लिए। इस पर आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप कमेंट करके पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास फैला दीजिए। जय हिंद।